हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे कन्फेशन। ये आपके सेक्शंस 24 से लेके 30 है में डिफाइंड है इंडियन एविडेंस एक्ट में। अब ये जो हम पुलिस में देखते हैं, मूवीज़ में देखते हैं कि एक बंदा पुलिस पे जाता है, ये कोर्ट में जाता है, वहाँ पे अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं। हाँ, मैंने अपनी बीवी को मारा, हाँ मैंने अपने बच्चे को मारा, उसको हम कन्फेशन कहते हैं। मतलब बेसिकली ऐसी कोई भी स्टेटमेंट ही दे रहा है ना, वो जो कि बताता हो, सजेस्ट करता हो कि एक पर्सन कन्फेस कर रहा है, मान रहा है कि मैंने ये क्राइम किया है, गिल्टी हूँ मैं इस क्राइम का। ठीक है। अब ना इसमें दो तरह की बातें होती हैं। मूवीज़ में तो सिर्फ ये हो गया उसने जाके कबूल कर लिया और वो उसको सज़ा दे देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। एक स्टेटमेंट में एक सेल्फ एक्सकल्पेटरी पार्ट होता है और एक इनकल्पेटरी पार्ट होता है। इनकल्पेटरी पार्ट मतलब इन से समझिए जिसमें अपने आप को उस जुर्म में घुसा रहा हो, अपने आप को इंक्लूड कर रहा हो, सेल्फ इंक्रिमिनेटरी, अपने अगेंस्ट कुछ बोल रहा हो। एक्सकल्पेटरी मतलब जब वो उस जुर्म में से, उस क्राइम में से अपने आप को बाहर निकाल रहा हो। जैसे कि अ स्टेटमेंट में कंटेन सेल्फ एक्सकल्पेटरी, अपने आप को बाहर निकालता हुआ स्टेटमेंट, और अगर वो ट्रू होगा तो वो क्या बताएगा कि वो ऑफेंस नहीं हुआ था, उसने मतलब नहीं किया। तो वो वाली चीज़ कैन नॉट अमाउंट टू अ कन्फेशन, जिसमें एक पर्सन अपने आप को बाहर निकाल लेता है। तो वो तो इनोसेंट प्रूव करने पे लगा हुआ है ना, वो कौन सा क्राइम मानने में लगा हुआ है, तो उसको हम कन्फेशन नहीं बोलेंगे। अब जो कोर्ट होता है उसको ना पूरा का पूरा स्टेटमेंट एक्सेप्ट करना होता है। कन्फेशन मस्ट बी एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड एज अ होल। ये नहीं कि सिर्फ जिसमें वो कबूल कर रहा है कि हाँ मैंने क्राइम किया वो ले लिया और दूसरा वाला छोड़ दिया। अब एक ये केस है पलविंदर कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का। ये बहुत ज़्यादा फेमस है और ना इसमें पूछ लेते हैं ये केस किससे रिलेटेड है, तो कन्फेशन से रिलेटेड है। इसमें क्या एक्सप्लेन किया गया, सेल्फ इनकल्पेटरी और एक्सकल्पेटरी स्टेटमेंट्स। इसमें क्या था कि पलविंदर कौर डिजीज़्ड की वाइफ थी और उनका चक्कर चल रहा था किसी मोहिंदर पाल सिंह के साथ। इन दोनों ने, पलविंदर और मोहिंदर पाल जो था, इन दोनों ने सोचा कि हम इसको जाकर, जो डिजीज़्ड है इसको मार देंगे। तो उन्होंने पोटेशियम साइनाइड का उसको दे दिया पर्सन को। फिर 1 महीने के बाद उन्होंने जो बॉडी थी उसको एक ट्रंक में बंद करके फेंक दिया और उसके बाद प्रोसिक्यूशन स्टार्ट हुआ। अब जब ये तो थे फैक्ट्स जो उसके ऊपर एलिगेशंस थे, पलविंदर कौर ने, क्या हुआ, मोहिंदर पाल तो भाग गया, पलविंदर कौर ने कोर्ट में क्या स्टेटमेंट दी कि पलविंदर कहती है कि जिस दिन डिजीज़्ड मतलब की डेथ हुई थी, उसके हस्बैंड की डेथ हुई, उस दिन वो बहुत ज़्यादा इल थे और मैंने ना उनके लिए मेडिसिन लाया। तो मेरे हस्बैंड ना फ़ोटो वगैरह खींचते थे, तो उसका एक डेवलपर होता था। मैंने उस डेवलपर के पास जाके वो मेडिसिन रख दी, मेरे हस्बैंड को पता नहीं चला। उन्होंने क्या किया, वो डेवलपर पी लिया। डेवलपर पीने से उनकी डेथ हो गई, मतलब अंदर शरीर में पॉइजन चला गया। फिर उसने बोला कि ना मैं डर गई एकदम से और मैंने जो भाग गया मोहिंदर पाल, उसकी हेल्प से बॉडी को पैक किया और वेल में फेंक दिया। इसमें क्या हुआ कि इसमें दोनों की दोनों गिल्टी स्टेटमेंट भी और पार्टली इनोसेंट स्टेटमेंट भी बोली गई कि भाई मैंने उसे मारा गलती से, मतलब मेरी ऐसी नहीं, मैं तो दवाई लेके गई थी, लेकिन मतलब मारा तो नहीं, लेकिन मैंने उसको वेल में ज़रूर फेंका है। तो इसमें यह था कि कन्फेशन से रिलेटेड बात थी और सेल्फ इनकल्पेटरी और एक्सकल्पेटरी कैसे है उसको एक्सप्लेन किया गया है। अब जैसे जो कन्फेशन होता है वो रिटन फॉर्म में भी हो सकता है और ओरल फॉर्म में भी हो सकता है, और ज़रूरी नहीं है वो किसी को कम्युनिकेट ही किया गया। अगर अपने आप से बातें करते हुए भी बंदा एक अपना गिल्ट कबूल करता है तो हम उसे भी कन्फेशन माना जाएगा। वन सेल्फ, टॉकिंग टू वन सेल्फ, मतलब अगर एक्यूज पूरे गांव में घूम रहा है चिल्लाता हुआ कि मैंने अपनी बीवी को मारा है, तो वो कन्फेशन माना जाएगा। ठीक है। अब कन्फेशन किस तरह के हो सकते हैं, जुडिशियल कन्फेशन और एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन। जुडिशियल से हमें समझ में आया कि जो कोर्ट में दिया जाए और गुड पीस ऑफ एविडेंस है, ठीक है, उसको हम मानने रखते हैं। और एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन कौन सा है, जो किसी को भी दिया जाता है, एक ये वीक पीस ऑफ एविडेंस है कि मतलब कोर्ट से बाहर जो एविडेंस या हम कन्फेशन देते हैं उसे एक्स्ट्रा जुडिशियल, और जो कोर्ट में बोला जाएगा उसे हम जुडिशियल कन्फेशन बोलेंगे। अभी हमने मोटा मोटा समझ लिया है कन्फेशन क्या होता है। जब एक पर्सन अपने गिल्ट को कबूल करता है उसको हम कन्फेशन देखते हैं। लेकिन हमने अभी तक देखा कि पुलिस के सामने दे दिया तो भी माना गया, कोर्ट के सामने दे दिया तो भी माना गया। तो वो अब जो है ना रियल टेक्निकलिटीज़, ये आपका सेक्शन 24 जो है बताता है कि कन्फेशन कॉज्ड बाय इंड्यूसमेंट, थ्रेट, प्रॉमिस, इन चीज़ों के द्वारा अगर कोई भी किसी से मतलब कन्फेशन निकलवाता है कि उसे इंड्यूस करके या उसे डरा धमका के या कोई वायदा लेके, तो उन चीज़ों में वो कन्फेशन जो है वो मान्य नहीं है, वो इररेलेवेंट हो जाता है।
जैसे कि इफ़ द कन्फेशन अपीयर्स टू द कोर्ट को लगा कि वो जो कन्फेशन है वो कैसे लिया गया है, इंड्यूसमेंट से, थ्रेट से, प्रॉमिस से, और ये किस के रिगार्डिंग किया गया है कि भाई जो तुम्हारा चार्ज है, मान लो हम ना, तू इसको अगर मान लेगा ना तो मैं इस चार्ज को कम करा देंगे, या तू अगर देख तूने माना नहीं ना तो हम तेरे को बहुत ज़्यादा मारेंगे, ऐसे। लेकिन ये कहाँ से आना चाहिए? प्रोसीडिंग फ्रॉम अ पर्सन इन अथॉरिटी, मतलब जिसके अथॉरिटी में वो पर्सन उस टाइम है। मतलब जैसे हम मान लो पुलिस की कस्टडी में होते हैं, पुलिस की अथॉरिटी में होते हैं, उसकी अथॉरिटी में, या किसी और पर्सन ने आपको पकड़ रखा है, वो आपको इंड्यूस कर रखा है, तो उस पर्सन की अथॉरिटी में जिसके में हो, उसके में अगर ये इन सर्कमस्टांसिस को यूज़ करते हो, इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस से आपसे कुछ भी निकाला गया कि ये सोचते हो, आपको क्या लगा कि भाई अगर मैंने ऐसे अपना कन्फेशन दे दिया तो मुझे कुछ फ़ायदा होगा, गेन होगा, मुझे कुछ एडवांटेज होगा, और क्या होगा, मैं अवॉइड कर सकूँगा कोई भी गलत काम जो मेरे अगेंस्ट हो सकता था, मतलब मेरे अगेंस्ट कोई गलत एक्शन अगर लिया जा सकता है तो मैं उसे अवॉइड कर सकता हूँ। तो इन सर्कमस्टांसिस में अगर आप ऐसा कन्फेशन देते हो तो वो अमान्य होगा। 25 क्या कहता है? कन्फेशन टू पुलिस ऑफिसर नॉट टू बी प्रूव्ड, नो कन्फेशन मेड टू अ पुलिस ऑफिसर, कोई भी कन्फेशन जो पुलिस ऑफिसर को दिया जाता है शैल बी प्रूव्ड एज अगेंस्ट द पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस, वो कन्फेशन जो पुलिस ऑफिसर को दिया गया वो मान्य नहीं होगा। नेक्स्ट ये कहता है कि अभी तो पुलिस ऑफिसर की बात थी, कोई भी पुलिस ऑफिसर कन्फेशन बाय एक्यूज्ड वाइल इन कस्टडी ऑफ पुलिस नॉट टू बी प्रूव्ड अगेंस्ट हिम, कि अब अगर वो आपका जो एक्यूज्ड है वो कस्टडी में है, तो ये क्या कहता है कि कोई भी पर्सन अगर कस्टडी में है पुलिस ऑफिसर के सामने तो उसका जो है एविडेंस माना नहीं जाएगा अनलेस इट बी मेड इन द इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ मैजिस्ट्रेट। मतलब ये कहता है कि जो कस्टडी में अगर कोई भी कन्फेशन देता है वो माना नहीं जाएगा, लेकिन अगर उस टाइम बाय चांस एक्सेप्शन दे दिया कि अगर मैजिस्ट्रेट उस टाइम प्रेजेंट था तो वो वाला कन्फेशन माना जाएगा। ठीक है। इन दिस सेक्शन मैजिस्ट्रेट डज नॉट इंक्लूड द हेड ऑफ अ विलेज डिस्चार्जिंग मैजिस्ट्रियल फंक्शंस इन द प्रेसिडेंसी और एल्सवेयर। ठीक है, मतलब कि कोई भी गांव का जो हेड होगा उसको हम मैजिस्ट्रेट नहीं मानेंगे, अगर उसको कोई पावर्स दी गई हैं एज मैजिस्ट्रेट अंडर सीआरपीसी तभी उसे मैजिस्ट्रेट माना जा सकता है। अब आपका ये सेक्शन 27 है, ये क्या कहता है? हाउ मच ऑफ इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम एक्यूज्ड मे बी प्रूव्ड। कौन सी इन्फॉर्मेशन अगर दी है उसने पुलिस को तो कौन सी इन्फॉर्मेशन को हम मान सकते हैं? कि ये कहता है कि अगर कोई भी पर्सन ने कोई इन्फॉर्मेशन दी, एक फैक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन दे दी और उस फैक्ट को रिसीव करने के बाद पुलिस कस्टडी में जब वो था उनको कुछ ना पता चल गया कि भाई अच्छा ये मान लो बताया उसने चाकू ना मेरा वहाँ रखा है, तो उन्हें पता चला कि हाँ इसके पास चाकू था, कि ये चाकू वहाँ रखा हुआ है, तो वो जो इन्फॉर्मेशन होगी ना सिर्फ उस फैक्ट के बारे में सिर्फ वही पुलिस ऑफिसर मानेगा, मतलब उसकी मान्य होगी। पूरा का पूरा अगर वो ये कह देना कि मैंने ये चाकू मेरे पास था और मैंने उस चाकू से उस बंदे को मारा, तो वो जो मारा वाला उससे क्या हुआ? क्राइम को आप मान रहे हो कि मैंने ये क्राइम किया है, ऑफेंस किया है। वो आपके अभी हमने देखा सेक्शन 25 और 26 में कि अगर पुलिस कस्टडी में या पुलिस ऑफिसर को आप कुछ बोलते हो तो वो मान्य नहीं है। तो इसमें क्या पार्ट रह गया मान्य? कि भाई चाकू मैंने घर के ऊपर छुपा रखा है, उसका कोई अभी लेना देना कुछ नहीं है, तो वो वाला फैक्ट हम मान लेंगे, जिसमें वो अपना कबूल कर रहा है जुर्म उसको हम छोड़ देंगे। एक प्राइवेट पर्सन या पंचायत का ऑफिसर उसको हम रिगार्ड नहीं कर सकते। अभी देखा था ना पर्सन इन अथॉरिटी, सेक्शन 24 में आपने देखा कि एक कन्फेशन अगर दिया जाता है कहाँ से आना चाहिए? जो पर्सन इन अथॉरिटी होना चाहिए, जो कोई ना कोई इन्फ्लुएंस एक्सर्ट कर पाए एक्यूज्ड के ऊपर। तो कोई प्राइवेट पर्सन या पंचायत का ऑफिसर आपका पर्सन इन अथॉरिटी नहीं होता। वेयर अ पर्सन वॉज चार्ज विद मर्डर, उसके ऊपर चार्जेस लगे थे मर्डर के, उसको कन्फेस करने को मजबूर किया गया, थ्रेटन किया गया कि भाई हम तेरे को ना इस कास्ट से निकाल देंगे अपनी। ठीक है, तो उस टाइम वो जो कन्फेशन था वो रेलेवेंट हो गया, क्योंकि वो पर्सन इन अथॉरिटी नहीं था, पुलिस वाला नहीं था, प्राइवेट पर्सन था, उसने उसे अगर करा है तो उसमें वो अथॉरिटी से नहीं आ रहा। वो कीवर्ड्स थे कि भाई पर्सन इन अथॉरिटी से ही इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस आपका आना चाहिए। ठीक है, ये जो उसने इंड्यूसमेंट इसे यहाँ पे थ्रेटनिंग करा, ये फॉर द थ्रेट हैड नथिंग टू डू विद द चार्ज जिससे उसका कुछ लेना देना नहीं था।
अब नेक्स्ट देखिए कन्फेशनल एफआईआर। कन्फेशनल एफआईआर मतलब जब एफआईआर लगाते हम जाते हैं कि मैंने अपनी बीवी को मार दिया और मैं जाके वहाँ पे कबूल कर रही हूँ कि हाँ साहब मैंने अपनी बीवी को मार दिया, तो उसमें क्या होता है, ये कन्फेशनल एफआईआर में ना सिर्फ वही पार्ट एडमिसिबल होगा जो मेरे स्कोप में आएगा सेक्शन 27 के। और सेक्शन 27 में क्या स्कोप में आता है कि अगर कोई ऐसा फैक्ट मैं बताती हूँ पुलिस को जिसके बाद वो कुछ डिस्कवर कर पाते हैं, कोई उनको इन्फॉर्मेशन मिल पाती है कि मेरे बताने के बाद उनको चाकू मिला है, वो वाला फैक्ट, वो वाले फैक्ट्स नहीं जिसमें मैंने सीधा सीधा अपना जुर्म कबूल कर लिया, क्योंकि वो तो वो बनाएंगे, ठीक है। नहीं तो ऐसे क्या होता है कि कभी कभी ना हम मजबूरी में भी या इमोशनल आकर भी कन्फेस कर देते हैं और वो रियली में कन्फेशन नहीं होता है, ठीक है। तो जो नॉन कन्फेशनल पार्ट होगा एफआईआर का वो सिर्फ एविडेंस की तरह यूज़ हो सकता है अगेंस्ट द इन्फॉर्मेंट जो उसका कंडक्ट शो करेगा अंडर सेक्शन 8, ठीक है। अब आपका जो चौकीदार है, विलेज हेडमैन है, होमगार्ड, एक्साइज इंस्पेक्टर, ये सारे के सारे आपके पुलिस ऑफिसर्स हैं और ये आपके पर्सन्स इन अथॉरिटी हैं। ये आपका प्रीलिम्स में से क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन जो कस्टम्स ऑफिसर है या आपके ऑफिसर हैं फेरा में या कोई मेंबर है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का, ये आपके पुलिस ऑफिसर्स नहीं है। अब जो आपका पुलिस कस्टडी है ना वर्ड, ये मीन नहीं करता कि फॉर्मल कस्टडी एक पर्सन के कंट्रोल में होना चाहिए, आपको पुलिस कंट्रोल के अंदर होना ज़रूरी है। जैसे एक्सरसाइज, मतलब अगर आपका पुलिस कंट्रोल, पुलिस वाला घर पे बैठा है, होम पे घर पे बैठा है या ओपन प्लेस में या कोई जर्नी में, कहीं पर भी पुलिस कंट्रोल के आप हो, बेसिकली अरेस्ट में हो, तो उसको हम कहेंगे कि आप पुलिस कस्टडी में हो। ज़रूरी नहीं है कि आप वो जेल में ही हो उस टाइम, अगर वो कन्फेशन ले रहा है ना, कहीं पर भी आपका कन्फेशन या आपको परेशान कर सकते कोई भी कागज़ पे वो आपसे साइन ले सकते हैं, तो उसे हम कन्फेशन मानेंगे, जो कि मान्य नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें पुलिस कस्टडी जो है एक फॉर्मल कस्टडी की बात नहीं हो रही, कहीं की भी कस्टडी अरेस्ट में होने वाली बात है। अब जो सेक्शन 27 है ये बेसिकली आपका प्रोविज़ो है सेक्शन 27 और 26 का, क्योंकि 26 और 27 में उन्होंने बोला कि पुलिस और पुलिस कस्टडी में आप जो भी बोलोगे उसको हम मानेंगे नहीं, लेकिन 27 बोलता है कि हम कुछ बात को मान सकते हैं जो कि एक डिस्कवरी ऑफ अ फैक्ट से रिलेटेड होती है। अब जैसे कि एग्जाम्पल लीजिए, एक पर्सन है कस्टडी में, उसने बोला आई विल प्रोड्यूस अ नाइफ कंसील्ड इन द रूफ ऑफ माई हाउस, कि मैं उस नाइफ़ को लाऊंगा जो मेरे घर की छत पे छुपी हुई है। इसने क्या किया, डिस्कवरी करा दी एक फैक्ट की, क्या है कि जो नाइफ़ है वो कंसील्ड है इन्फॉर्मेंट के घर पे, ठीक है। एंड इट इज़ प्रूफ दैट इट वाज यूज्ड इन द कमीशन ऑफ द ऑफेंस, और अगर ये प्रूव हो जाता है कि उस नाइफ़ को कमीशन ऑफ द ऑफेंस करने के लिए यूज़ किया गया था, तो क्या हो जाएगा, वो बहुत ज़्यादा आपकी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन बन जाएगी। लेकिन अगर उसने उसके साथ बोला कि मैं वो नाइफ़ कंसील्ड इन द रूफ ऑफ माई हाउस उसको लाऊंगा विद विच आई स्टैब्ड ए, मैंने जिससे ए को स्टैब भी किया था, ये वर्ड्स आपके एडमिसिबल नहीं है, क्योंकि इसमें उसने अपने आप को इंक्रिमिनेट कर दिया है, तो वो नहीं होंगे। पुलिस कस्टडी में या किसी भी अथॉरिटी में अगर आप बोलते हो सिर्फ वही जो एक डिस्कवरी कराता है ऑफ अ फैक्ट, डिस्कवरी ऑफ अ फैक्ट, इसमें ये जिसमें अपने आप को वो इंक्रिमिनेट कर रहा था वो वाले सेंटेंसेस को नहीं माना जाएगा। इफ़ देर इज़ नो अदर एविडेंस कनेक्टिंग द नाइफ विद द क्राइम, अगर और कोई एविडेंस हमें नहीं मिलता जिससे हमें उस नाइफ़ को क्राइम के साथ लिंक कर पाएँ, तो द ओनली एविडेंस इज स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 27। अगर सिर्फ वो हमारे पास यही रह जाता है कि सेक्शन 27 में जो उसने एविडेंस दिया था सिर्फ वही चीज़ रह जाती है, तो उस केस में अक्यूज्ड जो है एक्यूट हो जाएगा कि भाई सिर्फ उसने बोला, बाकी हमें तो कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली कि वो नाइफ़ कहाँ यूज़ हुआ, नहीं हुआ, मर्डर उसे हुआ या नहीं हुआ। उन केसेस में जो एक्यूज्ड होगा वो एक्यूट आपका हो जाएगा। अब सेक्शन 28 क्या कहता है कि अगर एक कन्फेशन है आपका, इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस जो ऊपर था, अगर वो हटा दिया गया है, कोई भी आपको डरा धमका के कुछ भी नहीं किया गया, आपने अपने वॉलंटरीली कुछ बात को अग्री किया गया, तो उन केसेस में वो कन्फेशन आपका रेलेवेंट कन्फेशन हो जाता है, ठीक है। सेक्शन 29 क्या कहता है, कन्फेशन अदरवाइज रेलेवेंट, जो वैसे रेलेवेंट है वो इररेलेवेंट नहीं हो जाता, क्योंकि एक वादा किया गया था कि हम उस कन्फेशन को सीक्रेट रखे जाएंगे, ठीक है ना। कि जैसे अगर एक पर्सन ने किसी को बोला कि भाई मैं ना तेरा बात बताऊंगा नहीं, तू बता यार मारा है क्या, ऐसे
मुझे बता दे, या उसको धोखा दे के, ठीक है, कि वो इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए, या उसे पिला के, जैसे हम पिला के सच निकलवा लेते हैं, या बिकॉज इट वॉज मेड इन आंसर टू क्वेश्चंस जिनका आंसर करना उसको ज़रूरी नहीं था, या किसी भी फॉर्म में अगर किसी से हमने वो बात निकलवा ली, ठीक है, या हमने उसे वॉर्न नहीं किया था कि देख भाई तूने अगर कुछ बोल दिया ना उल्टा सीधा तो हमने तेरे अगेंस्ट यूज़ करना है, कन्फेशन ले लेंगे हम, ऐसा कुछ भी नहीं किया गया, तो वो वाले जो एविडेंस होंगे ना वो आपके वैलिड हो जाएंगे। जैसे कि मान लो कोई बोल रहा है, कन्फेशन दे रहा है, तो उसका टेप रिकॉर्ड कर लिया, या किसी का लेटर खोल लिया, या उसे इंटॉक्सिकेट कर दिया, किसी भी ऐसे सर्कमस्टांसिस में अगर हम इन्फॉर्मेशन निकालते हैं तो वो आपकी वैलिड इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। अब ये सेक्शन 30 है, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा आपका सेक्शन है। ये क्या कहता है, कन्फेशन ऑफ प्रूव्ड कन्फेशन अफेक्टिंग पर्सन मेकिंग इट एंड अदर्स जॉइंटली अंडर ट्रायल। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जॉइंटली अंडर ट्रायल के जो भी एक्यूज्ड होंगे वो इकट्ठे ट्रायल में होंगे, किसके लिए, सेम ऑफेंस के लिए। व्हेन मोर पर्सन्स देन वन, एक से ज़्यादा पर्सन्स को ना ट्राई किया जा रहा है जॉइंटली, एक साथ एक ही केस चल रहा है उनका, मतलब सेम ही जगह, मतलब बात है ना, मतलब ABCD के अगेंस्ट DX वर्सेस Y वाला केस ही चल रहा है, एक साथ उनके ऊपर मुकदमा चल रहा है फॉर द सेम ऑफेंस। अ कन्फेशन मेड बाय वन पर्सन, अगर एक पर्सन कन्फेशन करता है जो सबको अफेक्ट करेगा, ठीक है, तो वो वाला जो कन्फेशन है वो सबके अगेंस्ट ही माना जाएगा। आपको ना इलस्ट्रेशन से ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि A और B को ऊपर मुकदमा चल रहा था कि उन्होंने C को मारा है, ठीक है, ये प्रूव हो गया कि A ने बोला कि B एंड I मर्डर्ड C, हम दोनों ने मिलके उसको मारा है, तो उस टाइम जो कोर्ट है कंसिडर कर लेगी इस कन्फेशन को एज अगेंस्ट B, ठीक है, ये मान लिया जाएगा क्योंकि वो दोनों को जॉइंटली उनका ट्रायल चल रहा था सेम ऑफेंस के लिए। नेक्स्ट क्या है, A ट्रायल पे है मर्डर ऑफ C के लिए, और एविडेंस है कि भी शो किया जाए कि C को मर्डर किया गया है A एंड B ने, और B ने बोला, उसके ऊपर ट्रायल नहीं चल रहा, सिर्फ A के ऊपर ही केस चल रहा है कि हाँ A एंड I मर्डर्ड C। इस केस में दिस स्टेटमेंट में नॉट बी टेकन इनटू कंसिडरेशन, इसको हम कंसिडरेशन में नहीं लेंगे क्योंकि जॉइंट ट्रायल नहीं है, सेम ऑफेंस के लिए नहीं है, सिर्फ A के ऊपर ही ट्रायल चल रहा है, B आज़ाद है, तो इसमें अगेंस्ट A ये जो स्टेटमेंट थी B की, हम इसे कंसीडर नहीं करेंगे एज B इज़ नॉट बीइंग जॉइंटली ट्रायड। ये बहुत ज़्यादा आपका फेवरेट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट है ये आपका रिट्रैक्टेड कन्फेशन, कि एक बार आपने कन्फेशन देके उससे जब आप पलट जाते हो ना तो उसे हम रिट्रैक्टेड कन्फेशन बोलते हैं, कि गोज़ बैक अपॉन इट एट द ट्रायल, मतलब पहले उसने दे दिया कन्फेशन, फिर वो ट्रायल के टाइम उसने बोला नहीं नहीं मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं, ना तो मैंने ऐसा कन्फेस किया, और अगर मैंने कन्फेस किया भी है तो मैंने वो अंडर प्रेशर किया था, तो उसे हम रिट्रैक्टेड कन्फेशन कहते हैं। ये वाले कन्फेशन के ऊपर भी अगर आपके सारे एविडेंसेस इस कन्फेशन को रिलेट कर पाते हैं तो रिट्रैक्टेड कन्फेशन को हम मानने होगा, उसको मान लेगी कोर्ट। जैसे कि कन्फेशन में उसने बोला हाँ मैंने मारा, और बाकी सारे एविडेंसेस भी यही शो कर रहे हैं कि उसने मारा, चाहे कि बाद में उसने मना कर दिया कि मैंने ऐसा नहीं बोला था, फिर भी कोर्ट यही मानेगी कि उसने जो पहले कन्फेशन दिया था वो सही था। अब एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ कन्फेशन क्या है, कि कन्फेशन खुद में एक बहुत ज़्यादा अच्छा और कंक्लूसिव एविडेंस है, और लेकिन ना इसको ना डबल टेस्ट पास करना पड़ता है। डबल टेस्ट क्या है, कि वो जो कन्फेशन होना चाहिए वो वॉलंटरी होना चाहिए, किसी के दबाव में, इंड्यूसमेंट में, थ्रेट में, प्रॉमिस में नहीं होना चाहिए, और वो नेचुरली फिट करना चाहिए विद द रेस्ट ऑफ द एविडेंस, मतलब जो बाकी एविडेंसेस हमारे पास आ रहे हैं उनसे उनका कोरबोरेशन, उनका मिलन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपस में सेट बैठने चाहिए, फिट बैठने चाहिए, तभी उस कन्फेशन को हम मानेंगे कि हाँ जो इस बंदे ने बोला वो भी सही है। क्योंकि सच में कभी कभी दबाव में, घर वालों को डरा धमका के कि भाई हम तेरे घर वालों को मार देंगे, उसमें बंदा गलत जाके कोर्ट में मान लेता है। आपने एक पिक्चर भी देखी होगी फिदा, जिसमें शाहिद कपूर ने जाकर कोर्ट में बोल दिया होता है कि हाँ हाँ मैंने ये स्मगल किया था या कुछ, और करीना कपूर ने उसे डराया था। तो ऐसी ऐसी चीज़ें रियल लाइफ में भी होती हैं। तो थैंक यू गाइस, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप हमें कॉल, कमेंट या मेल कर सकते हैं। थैंक यू।